चलिए, तो यहाँ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, सॉरी, हाँ, लिखिए तुगलक डायनेस्टी। कब से? 1320 से लेकर 1440, 1414, लगभग 94 ईयर्स ये डायनेस्टी चली। तो हमने पिछली क्लास में जो देखा वो ये देखा कि 1318 में 1318 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। तो 1315 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक कफूर सुल्तान बनता है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि नॉबल्स को वो पसंद नहीं था। उसके बाद जैसे मलिक कफूर की हत्या होती है तो किसको? शमसुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया जाता है आमीर्स के थ्रू, यानी कि नॉबल्स के थ्रू। 6 साल का वो लड़का रहता है। उसी का बड़ा भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उसकी हत्या कर देता है। अब उसी बीच में क्या होता है कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जनरल रहता है, वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करके सुल्तान बन जाता है, जिसका नाम होता है खुसरो खां। यानी खुसरो खां एक कन्वर्टेड मुस्लिम क्या करता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करके सुल्तान बन जाता है। तो कन्वर्टेड मुस्लिम यानी वो प्योर मुस्लिम नहीं है, तो ये नॉबल्स को पसंद नहीं आता। तो नॉबल्स क्या करते हैं? गाजी मलिक, जो कहाँ का? पंजाब का कमांडर रहता है, उसको बुलाते हैं। क्योंकि देखिए पंजाब का कमांड हमेशा एक बहुत ही मजबूत कमांडर के हाथ में दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पंजाब क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वही गेट है किसी बाहरी अटैक का। तो अगर वहाँ पर मजबूत कमांडर नहीं होगा तो दिल्ली सल्तनत फॉरेन इन्वेजन से क्या होगी? बच नहीं पाएगी। इस वजह से हर राजा, हर सुल्तान अपने सबसे मजबूत व्यक्ति को, कमांडर को क्या देता था? पंजाब का कमांड देता था। और वो लेता भी इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, तो टैक्स और रेवेन्यू वहाँ पर काफ़ी अच्छा आता था। इस वजह से कमांडर्स उसको, पंजाब के एरिया को प्रेफर भी करते थे। तो इसने, मुबारक शाह ने अपने सबसे मजबूत कमांडर गाजी मलिक को पंजाब का कमांड दिया था। और मुबारक शाह की हत्या कर देता है खुसरो खां, जो एक कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो उस कन्वर्टेड मुस्लिम को नॉबल्स क्या करते हैं? अब वहाँ से थ्रोन से हटाने के लिए किसको बुलाते हैं? गाजी मलिक को बुलाते हैं। गाजी मलिक क्या करता है? खुसरो खां की हत्या करता है। और किस नाम से? तो गयासुद्दीन नाम से, गयासुद्दीन तुगलक नाम से क्या करता है? सुल्तान बनता है। और यहाँ से नींव पड़ती है किसकी? तुगलक डायनेस्टी की। तो इस हिसाब से द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज कौन? गियासुद्दीन तुगलक। तो आपको याद रखना है, तो हर कोई, मैक्सिमम लोगों को गयासुद्दीन तुगलक ही याद रहता है, पर आपको ये भी याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक बनने से पहले इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। खैर वो मैं भी सब लिखवा देता हूँ। 1322 25 CE, 25 साल, सॉरी 5 साल ये राज कर पाता है। तो लिखिए इसके बारे में, पहला पॉइंट लिखिए, गाजी मलिक किल्ड खुसरो खां
खुसरो खां क्या है? लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। एंड ascended the throne assuming the title of गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? गाजी मलिक। और ये जब सुल्तान बनता तो क्या टाइटल लेता है? गियासुद्दीन तुगलक। और यहीं से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है और इसी से कहते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट जो सुल्तान है वो कौन है? गियासुद्दीन तुगलक है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिज फादर was a Turk but his mother was a Hindu Jat lady of the Punjab, also associated with Quran, Quranah, Quran Turk। तुर्क्स प्लस मंगोल्स। तो गियासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक जो था, इसका फादर था वो तुर्क था, और वो भी प्योर तुर्क नहीं था, तुर्क प्लस मंगोल। और इधर इसकी जो माँ थी वो तो हिंदू जाट लेडी थी पंजाब की। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जीन तो बहुत स्ट्रांग थे, इसके लड़ने वाले जीन। तो इस तरह से काफ़ी मजबूत और कमांडर था, और इसीलिए इसको पंजाब का कमांड भी मिला और बाद में ये सुल्तान बना और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की। यहाँ तक लिखा? कुरान तुर्क क्यों? हाँ, करौना तुर्क। हाँ। नेक्स्ट लिखिएगा। अब ये अचानक से तो आया नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कुछ न कुछ तो रहा ही होगा ये, तो वो भी लिख लीजिए। लिखिए, अंडर अलाउद्दीन खिलजी he served as warden and governor of कहाँ का? फ्रंटियर प्रोविंस। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक में आया, पहले से ही इसके पास ऐसे प्रोविंस ही दिए जाते थे जो इम्पोर्टेंट हो। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का क्या था? ये गवर्नर और वार्डन का क्या होता है? देख रेख करने वाला। तो इसके पास पहले से ये सारा कुछ था, और ये नोबेल्स में फेमस भी था, अपनी बहादुरी के लिए नोबेल्स में फेमस भी था। इसी वजह से इसको क्या मिला? पंजाब का कमांड मिला, और बाद में नोबेल्स ने इसी को
चूज किया। क्यों किया? क्योंकि ये जानते थे कि अच्छा कमांडर है। नेक्स्ट लिखिए, he pursued a policy of reconciliation. He pursued the policy of reconciliation with the nobles. यानी ये नोबल्स को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश किया, क्योंकि नोबल्स ने इसको बुलाया था। ठीक है, तो लिखिएगा कैसे। तो कैसे इसने खुश किया, तो लिखिएगा बाई रिज्यूमिंग द ग्रांट्स आपको याद है, अलाउद्दीन खिलजी ने ले लिया था वापस और उसको खलीसा लैंड बना लिया था। इसने वो वापस किया। दैट वेयर revoked and allowed them to enjoy their privileges। तो इसने थोड़ा सा नोबल्स के प्रति क्या रखा, सहानुभूति रखी। क्यों? क्योंकि नोबल्स ने इसको सपोर्ट किया था। तो ये सब क्यों कर रहा है, तो यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाय दिस ही बिकेम एबल टू गेट support of the nobles and the people। तो जो नोबल्स और लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट पाने के लिए वो ये सब किया। और हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, नोबल्स वगैरह को वो सारे ग्रांट्स वगैरह ख़त्म करा दिया था। तो इसने वो सब वापस किया ताकि लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बना रहे, खास करके नोबल्स मुझे सपोर्ट करते रहे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिड्यूस्ड लैंड टैक्स एंड insisted that the rate should be या should not be increased by 1/10 or 1/11, यानी उपज का 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोड्यूस। तो जो उपज होगी, जितनी उपज का एस्टिमेट लगाया जाएगा, उस उपज का 1/10 या 1/11 यानी 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा ही टैक्स लिया जाए। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी हाफ टैक्स के रूप में लिया करता था। बिस्सा उसने नपवाई थी जमीन, और नपवा कर क्या कहा था, बिस्सा इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, और उसी बिस्सा के हिसाब से वो क्या करता था, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस के रूप में लेता था। तो वो कहता था कैश दे दो या अनाज दे दो। इसने क्या किया, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए
क्या किया, लैंड टैक्स को कम कर दिया। और कितना कम कर दिया, 1/10। इससे क्या हो गया, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा तो लोगों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और नोबेल्स को ग्रांट दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, continued the system of दाग एंड चेहरा। देखिए ये तो जरूरी था, क्योंकि अगर ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आर्मी वीक हो जाएगी। तो आर्मी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए दाग और चेहरा वाला सिस्टम तो मस्ट था। तो इसने दाग और चेहरे वाले सिस्टम को कंटिन्यू रखा। तो ही कंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा बट abandoned the market regulations and increases the soldiers pay। तो हमें अलाउद्दीन खिलजी में हमें पता या हमने पढ़ रखा है कि उसने क्या किया था, सोल्जर्स की पे को कम रखा था, बट क्या किया था, मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं होने देता था, क्योंकि वो मार्केट प्राइस को रेगुलेट करके रखता था। इससे व्यापारी वर्ग थोड़ा सा नाराज रहते थे। लेकिन फ़ायदा क्या था कि इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो मार्केट रेगुलेशन करता उसकी वजह से क्या होता था, इन जो रॉयल ट्रेजरी है उसमें अच्छी खासी मात्रा में टैक्सेशन कलेक्शन होता था और कम खर्चे में काम हो जाता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रेगुलेशन को हटा दिया गया। तो अब इन्फ्लेशन होगा, तो अब क्या होगा, अब सैलरी बढ़ा कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया, जो मार्केट रेगुलेशंस थे उसको हटा दिया। तो जैसे ये मार्केट रेगुलेशंस को हटाएगा क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या करना पड़ेगा, जो अपने सैनिक हैं, सोल्जर्स, उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपने देखा हुआ है कई बार, आज भी सरकार जब देखती है कि इन्फ्लेशन काफ़ी है तो क्या करती है, डीए इंक्रीज करती है अपने, किसके, मतलब जो भी उसके कर्मचारी यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डीए बढ़ाया जाता है, क्योंकि पे स्केल तो बढ़ा नहीं सकती। तो क्या करती है सरकार, डीए इंक्रीज कर देती है इन्फ्लेशन को के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्या अलाउद्दीन खिलजी जो मार्केट रेगुलेशन करता था वो बेसिकली क्या होता था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए। पर आप इन्फ्लेशन को एक हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते, वो भी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, इन्फ्लेशन हो पर एक लिमिट में हो, ये हमने इकोनॉमी में पढ़ा है। खैर उस वक्त की इकोनॉमी ऐसी नहीं थी, उस वक्त इकोनॉमी तो काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड इकोनॉमी थी। आज की इकोनॉमी तो क्या है, ग्लोबल हो चुकी है। तो खैर उस वक्त तो ये सिस्टम चलता था मार्केट रेगुलेशन, आज भी खैर चलते हैं मार्केट रेगुलेशन, लेकिन हम प्राइस कंट्रोल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कुछ नियम बनाकर चीज़ों को एक लिमिट में रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं, सरकार ज़रूर करती है। खैर तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, मार्केट रेगुलेशंस जैसे उसने ख़त्म किया, अबैंडन किया,
वैसे उसको क्या करना पड़ा, सोल्जर्स के पे या बाकी एम्प्लॉयज़ के पे बढ़ाने पड़े। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ सोचिए इस बात को। एक तो वो ग्रांट दे रहा है, तो ग्रांट देने से क्या होगा, बहुत सी ऐसी लैंड है जिससे वो क्या होगा, टैक्स आना बंद हो जाएगा। दूसरा वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्स क्या कर रहा है, कम कर रहा है। टैक्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जब टैक्स को कम करेगा तो उससे क्या होगा, अपने आप जो टैक्स कलेक्शन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। और तीसरा वो क्या कर रहा है, सोल्जर्स के पे को इंक्रीज कर रहा है। तो एक तरफ से वो क्या कर रहा है, ट्रेजरी में आने वाले टैक्स को रिड्यूस कर रहा है और दूसरे तरफ खर्चे बढ़ा रहा है। यानी आने वाले समय में क्या होगी, इकोनॉमी इस वक्त अब खराब होगी। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना कर गया था, वो इकोनॉमी अब खराब होने वाली है। बट हो सकता है कि ऐसा ना हो। क्यों, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी में क्या कर सकते हो, मतलब गेन करने के और रास्ते निकाल सकते हो। तो हो सकता है कि आप अभी कुछ ऐसे सुधार कर दो एग्रीकल्चर में या ट्रेड में कि जहाँ पर 100 रुपये का बिजनेस हो रहा है वहाँ अब 200-300 का बिजनेस होने लगे, तो भी आपको क्या होगा, अच्छी इनकम आने लगेगी। तो खैर, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया पूरा। तो अब देखिए ये जितने पॉइंट्स मैं लिखाया हूँ ये सब गयासुद्दीन तुगलक के रिफॉर्म्स कह लीजिए या उसके द्वारा किए गए बदलाव कह लीजिए या जो आपकी मर्जी वो आप कह लो, लेकिन आप इसको जिस टॉपिक के अंडर चाहो उस टॉपिक के अंडर इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक का नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट दिल्ली सुल्तान to realize the agriculture upliftment and for this constructed canals for irrigation, also imposed irrigation tax। तो अब क्या किया इसने, देखिए एक तरफ से थोड़ी सी क्या हुई, कमी हुई, एक तरफ से थोड़ी सी कमी हुई, तो इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा ध्यान दिया कि हम क्यों ना एग्रीकल्चर को और क्या करें, पैदावार को बढ़ाएं, यानी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर दें, क्योंकि मेन तो रेवेन्यू का साधन क्या है, एग्रीकल्चर है। तो इसने कहा कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए, यानी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन बढ़ाने क्या होना कि अगर हम वहाँ पर क्या करें, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी कर दे, तो जो फसल का नुकसान होता है किस वजह से, मानसून या बारिश ना होने की वजह से, वो फसल का नुकसान होना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से इसने क्या किया, बना दिए कैनल्स। क्या है, कैनल्स, यानी कि नहरें बनाई इसने। और ये जो कैनल्स थे, तो अब कैनल्स बनाने में खर्चा आएगा भाई, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करेगी ना सल्तनत। तो उसको, उस खर्चे को कैसे लिया जाए, तो इरिगेशन टैक्स लगाकर। किस तरह से वसूला जाए, इरिगेशन टैक्स लगाकर। तो जब इरिगेशन टैक्स लगाओगे तो इस टैक्स का कुछ नाम तो दोगे। तो इस टैक्स का नाम कहा गया हक्के सर्व।
क्या कहा गया? हक्के सर्व। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट मिल रहा है। जैसे खलीसा, तो खलीसा क्या है? बिस्सा, बिस्सा क्या है? ये सब पॉइंट मिल रहा है ना। तो ये सब कहाँ आते हैं? मैच द कॉलम में आ जाते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स में आ जाते हैं, या 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 या 4 पेयर इज करेक्ट। इन सबों में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, किसमें? इन सब चीज़ों में सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ अब आपको याद रखना होगा कि इरिगेशन टैक्स को क्या कहा जाता है? हक्के सर्व कहा जाता है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सा सुल्तान है जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा गयासुद्दीन तुगलक। या आपके दिमाग में तुरंत पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हक्के सर्व, और दूसरी तरफ सुल्तान के नाम लिखे हो और एक तरफ ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हो, खलीसा, हक्के सर्व और भी जो हो, तो उससे क्या होगा? आपको मैच करने के भी आएगा। तो अब आपको याद रखना है कि हक्के सर्व का मतलब है इरिगेशन टैक्स, जो किसने इम्पोज किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने इम्पोज किया था। और कितना किया जा? तो इम्पोज इरिगेशन टैक्स हक्के सर्व कितना? तो लिखिए 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड हक्के सर्व, और सेकेंड ऑप लिख सकते हैं द अमाउंट या द रेवेन्यू टेकन एज 1/20 या 1 या हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एज हक्के सर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज पे आएगा। क्यों? क्योंकि हक्के सर्व लगाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। कितना लगाया? 1/10 लगाया। इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो जब लिस्टिंग करेंगे तो आपके साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स गयासुद्दीन तुगलक के साथ क्या जुड़ेगा? हक्के सर्व जुड़ेगा। क्या है? इरिगेशन टैक्स है। कितना? 1/10। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ annexation in 1321, sent his son Prince Jauna Khan to वारंगल। और वारंगल में कौन बैठा है राजा? प्रताप रुद्र देव। आपको लिखवाया था ना कि वो वारंगल तो जीता था, पर उससे क्या किया था? ट्रिब्यूट लिया था। तो प्रताप रुद्र देव एंड changed name to Sultanpur after annexing it। तो इसने क्या किया? अपने बेटे जौना खां को भेजा साउथ इंडिया, वारंगल, और वहाँ जब वो वारंगल में जीता तो वारंगल का नाम क्या रखा गया? सुल्तानपुर रखा गया। ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं का है, लेकिन हाँ इक्का दुक्का जो इसके बारे में है वो हम लोग पढ़ लें। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि ये खुद नहीं कर रहा है, इसके बिहाफ पर कौन कर रहा है? जौना खां कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये खुद नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? जौना खां कर रहा है। और जौना खां कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, बड़ा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो देखिए पहले जौना खां कहाँ गया? वारंगल गया, और वारंगल जीता, और वारंगल को जीत कर क्या नाम दिया उसका? सुल्तानपुर। नेक्स्ट इसका जो एनेक्सेशन था वो था, लिखिए, देन जौना खां अटैक्ड, देन जौना खां अटैक्ड किसको? ऑन जाजनगर। ये जाजनगर कहाँ है? आज का उड़ीसा। आज का उड़ीसा क्या है? जाजनगर। तो अटैक्ड ऑन जाजनगर एज, वहाँ पर कौन है? भानुदेवा, भानुदेवा सेकेंड, जाजनगर रूलर। जाजनगर रूलर कौन है? भानुदेवा सेकेंड। तो क्यों ये अटैक करता है? बिकॉज he supported, because he supported किसको? वारंगल, because he supported वारंगल against जौना खां। तो जब जौना खां वारंगल पर अटैक करने गया तो भानुदेव जाजनगर का रूलर क्या करता है? वारंगल का सपोर्ट करता है। तो वारंगल तो हार गया और जौना खां उसको जीत लिया। तो फिर भानुदेव क्या अपने जाजनगर लौट आता है। लौट आता है क्या? यूं समझिए कि ये जाता ही नहीं युद्ध में, ये अपनी सेना भेज देता है, एक कुछ टुकड़ी भेज देता है। तो जब ये बात पता चलती है जौना खां को कि ये जाजनगर वाले ने इसकी मदद की, तो ये क्या करता है? वारंगल जीतने के बाद जाजनगर पर अटैक करता और फिर उसको भी हरा देता है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये देखिए अभी गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर जितने भी एक्सपीडिशन हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? जौना खां कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए देन जौना खां अटैक्ड, सॉरी नहीं, ये तो हम लोग लिख लिए ना, देन जौना खां अटैक्ड, ये तो लिख लिया। ये कहाँ लिखवा रहा हूँ? हाँ लिखिएगा। इन 1324, इन 1324, हाँ इन 1324 उलूग खां marched against Jajnagar after plundering annexed to the Delhi Sultanate। लिख लिया।
उलूग खां के बारे में पता ही है कि ये क्या है, ये, हाँ, तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद आगे देखिए कहानी कैसे बढ़ती है। 1324 तक हमने लिख लिया, हमें कहाँ तक पहुँचना है, 1325 तक, यानी अब 1 साल की कहानी और है गयासुद्दीन तुगलक की बची हुई। तो अब लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके बारे में लिखिएगा। इन 1324 या 1323-24 on the request of फिरोज शाह, ये सब कहानी अभी आपको आगे पता चलेगी। फिरोज शाह इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ लखनौती कौन है, लखनौती का राजा फिरोज शाह। वो रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, गयासुद्दीन तुगलक से। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, गयासुद्दीन तुगलक से। क्या रिक्वेस्ट करता है कि आप बंगाल पर अटैक करो। देखिए 1323-24 में लखनौती का इंडिपेंडेंट रूलर फिरोज शाह गयासुद्दीन से कहता है कि आप बंगाल को पर अटैक करो। तो वही, तो लिखिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फिरोज शाह इंडिपेंडेंट रूलर लखनौती, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फिरोज शाह इंडिपेंडेंट लखनौती का ये राजा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फिरोज शाह लिखिए गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन अटैक्ड ऑन बंगाल, अटैक्ड ऑन बंगाल एंड एनेक्स्ड इट। तो यहाँ कहानी ये है कि गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल पर अटैक करता है। गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल पर अटैक करता है और उसको जीतता है और अपने कंट्रोल में लेता है। किसके कहने पर, फिरोज शाह जो लखनौती का इंडिपेंडेंट रूलर है उसके कहने पे गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर अटैक करता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो अभी तक हमने जो देखा साउथ इंडिया का एनेक्सेशन वो कौन कर रहा है, जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक अपने लाइफ में एक एनेक्सेशन कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है, बंगाल का। ठीक है, लिख रहे, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, while returning to Delhi, तो बंगाल जीतने के बाद वहाँ अपना गवर्नर वगैरह बैठा कर अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो while returning to Delhi he also defeated the Raja of Tirhut in north, राजा ऑफ तिरहुत। तो ये तिरहुत बिहार का एक, नॉर्थ बिहार के रीजन को तिरहुत रीजन से जाना जाता है। जैसे इंडिया को क्या करते हैं हम, कहते हैं ना ये वेस्टर्न इंडिया, ये नॉर्दर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया। तो वैसे ही बिहार के हिस्से को बिहार गवर्नमेंट भी अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करती है।
तो ये आज भी उसको तिरहुत रीजन से ही जाना जाता है। नॉर्थ बिहार के हिस्से को आज भी तिरहुत रीजन से ही जाना जाता है, जिसमें मुजफ्फरपुर वगैरह आते हैं। तो ये आज से नहीं, तिरहुत रीजन बहुत पहले से है, दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही है। तो तिरहुत रीजन का जो एक छोटा सा राजा था उसको भी ये लौटते वक्त हरा देता है। खैर, इससे नहीं पूछा जाएगा। सबसे अधिक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक एनेक्सेशन किया था, वो था बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब ये जब लौट के आ रहा था बंगाल जीतने के बाद, तो उस वक्त राजधानी में कौन मौजूद था? जौना खां मौजूद था। तो जौना खां क्या करता है, इसके रिटर्निंग के लिए एक बहुत ही भव्य, क्या लकड़ी का एक महल नुमा, या यूं कहिए कि पेवेलियन बनवाता है। एक बहुत बड़ा लकड़ी का द्वार, और फिर उसमें और ढेर सारे, उसमें मतलब एक तरह से स्वागत के लिए बहुत बड़ा एक समारोह करता है, जिसमें लकड़ी के खूब ढेर सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह वो बनवाता है। पेवेलियन कहा जाता है उसको, कि जब गयासुद्दीन तुगलक आएगा तो उसी तरह से उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ये आता है लौट के, तो ये जब पवेलियन पर चढ़ता है गयासुद्दीन तुगलक, उसी वक्त लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है। नहीं होगा कि वो पवेलियन ही गिर जाता है, और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो जो सेरेमनी होनी थी खुशी वाली, वो सेरेमनी बदल जाती है गम में। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए गयासुद्दीन, देखिए गयासुद्दीन died in 1325. गयासुद्दीन died in 1325 while he was returning from Bengal as the wooden pavilion built by जौना खां collapsed on him। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया, लेकिन कहानी ये है कि ये जब बंगाल से जीत कर लौट के आता है, तो इसके आने की खुशी में इसको क्या करने के लिए, इसके स्वागत के लिए क्या किया जाता है, वुडन पवेलियन बनवाता है जौना खां। लेकिन जैसे ये वहाँ आता है, वो वुडन पवेलियन गिरता है, और उसी में उन्हीं लकड़ियों में दबकर क्या होती है, इसकी मौत हो जाती है। कि इसकी गयासुद्दीन तुगलक की। कब? 1325 में। तो कई लोग तो ये कहते हैं, कई हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं कि ये जौना खां की प्लानिंग थी। कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं, यहाँ तक कि खुसरो ने भी कहा है कि ये जौना खां की क्या हो सकती है, प्लानिंग थी। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को रास्ते से हटाने की। इट वॉज द प्लान ऑफ जौना खां टू क्या कहते हैं, टू किल द गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि फादर को डायरेक्ट नहीं मार के क्या किया, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मारने की कोशिश की। अब क्या हकीकत है ये आज तक पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन यही लोग अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह से क्या हुई, गयासुद्दीन की डेथ हुई। नेक्स्ट लिखिएगा,
he was buried at तुगलकाबाद। he was buried at तुगलकाबाद। क्यों? तुगलकाबाद तो कोई स्थान नहीं, शहर। तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो इसको लिख लीजिए, यहीं पर लिखिए, गयासुद्दीन फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। गयासुद्दीन फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। क्या है? थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। एंड built a strong fort called तुगलकाबाद। फोर्ट, किला, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद। तो आज भी तुगलकाबाद दिल्ली में है, किला भी है। तो इस वजह से इसको वो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, उसी तुगलकाबाद में इसको दफना दिया जाता है। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हुई। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला राजा था तुगलक डायनेस्टी का, जिसने अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस करके तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की, और ये सारे काम किए, और अंत में वुडन पवेलियन के नीचे दबकर मर गया। और इसने एक सिटी फाउंड की थी तुगलकाबाद, जहाँ पर इसने एक फोर्ट बनवाया था तुगलकाबाद, और उसी तुगलकाबाद में इसके दफना दिया गया। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हुई। तो अब इसके बाद कौन राजा बनेगा? इसका बेटा जौना खां। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जौना खां के बारे में। ठीक है? ओके।